चलिए, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। डिस्कस क्या कर रहा था हमने? आपका कोई, ठीक है, तो आपका कोई लेट से मेटल है, गैसेस स्टेट में है, और जब आप उसमें से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होती है? आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है आपने एक इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करा है तो इसका मतलब हुआ क्या है? आपने प्रोवाइड करी है एनर्जी। ओके, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। दूसरा, आपका कोई लेट से ये ले रखा है हेलोजन एटम, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। ऐड करेगा और अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनायन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज इन्वॉल्व होगी? यहाँ पे इन्वॉल्व होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? आपका एक तो आपका कैटायन बन चुका है और यहाँ पे आपका एनायन बन चुका है। अब ये दोनों क्लोज आएंगे और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे which will be आयनिक इन कैरेक्टर, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा और आपका आयनिक कंपाउंड इस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना ही होना है। तो आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स। अब किन एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड्स इजीली फॉर्म होगा? बिटवीन एलिमेंट्स। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्स हेलोजन एटम बोला और इसको मैंने मेटल बोला, ठीक है। तो इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत इजीली फॉर्म होते हैं अगर आपने दो एलिमेंट्स ऐसे लिए हैं कि एक मेटल हो और दूसरा कैसा है? नॉन मेटल। सो आयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद comparatively low ionization enthalpy, low ionization enthalpies। मतलब एंथैल्पीज क्या होंगी? कम होंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली, मतलब दूसरों से अगर कंपेयर किया जाए, कंपैरेटिवली हाई, ज्यादा क्या होगी? हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो आयनिक बॉन्ड्स क्या होंगे? दे विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स, जिसमें एक एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। और दूसरे एलिमेंट में हाई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मतलब डेल्टा EgH की। तो इससे क्या होगा? बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत आसानी से आपका कैटायन और एनायन फॉर्म होंगे और वो फिर विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से आपका आयनिक बॉन्ड बहुत इजीली क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे हैव cations which are derived from, कहां से बनते हैं? मेटेलिक एलिमेंट्स। क्योंकि मेटल्स की बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। एंड दे हैव कैटायंस के अलावा दे हैव एनायंस, ठीक है। और ये आपका कहां से डिराइव होते हैं? फ्रॉम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स आपके क्या होंगे?
कैटायंस होंगे जो कि मेटेलिक एलिमेंट से डिराइव होंगे और एनायंस जो कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ अमोनियम आयन का। अब अमोनियम आयन क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो NH4 पॉजिटिव है, इट इज मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे ये बात हो रही है कि अभी तक हमने बात करी कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कैटायन और एनायन होता है, तो कैटायन मेटेलिक एलिमेंट से आएगा और एनायन आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट से आएगा। लेकिन जो अमोनियम आयन है ये कैसा होता है? दिस इज कैसा होता है अमोनियम आयन? यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और दोनों कैसे हैं? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है और यहां से आपका ये क्या बन के आ रहा है? कैटायन। ठीक है, अब ये कैटायन कहीं और से बन के आ रखा है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। तो जो भी एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, क्योंकि अब केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस आने वाले हैं, ठीक है, सो इट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, नाउ दिस NH4 पॉजिटिव which is ammonium ion, it forms the cation of a number of ionic compounds. अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे लेट्स से आयनिक कंपाउंड में NaCl मान लिया, ये पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव है, ये मेटेलिक एलिमेंट से आया, ये नॉन मेटेलिक से आया। और यहाँ पे लेट्स से मैं एक और बना देता हूँ NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये तो चलो नॉन मेटेलिक से आया, लेकिन कैटायन आपका कहाँ से आया? वो नॉन मेटेलिक से आ गया। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा और ये है कि आपका एक्सेप्शन जो आपको दिमाग में रखना है कि अमोनियम आयन आपका कैटायन की तरह बिहेव करेगा इन मैनी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, थोड़ा सा हम और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात करने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका? NaCl का। तो यहाँ पे मैं NaCl का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं NaCl का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मैंने एक यूनिट सेल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आपका Na पॉजिटिव है वो आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा? वो आपका इस एज में बिलोंग कर रहा है। वो आपका इस एज में, क्योंकि कितने एज होते हैं एक क्यूब के? एक क्यूब के इतने एज होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एज है, यहाँ पे ये एज है, इस एज के सेंटर पे भी Na पॉजिटिव बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इस एज के सेंटर में भी Na पॉजिटिव बिलोंग कर रहा है। और कहाँ कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? और हम इसको फिर से थोड़ा और ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ से आप इसको भी हाफ में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस, ये हो गया और इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसको भी आप वर्टिकली किस में डिवाइड कर सकते हो? हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस, और इस तरीके से। बाकी यहाँ भी आपका इनको ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से आप इनको भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक दिस। और यहाँ का सेंटर हो गया ये, और यहाँ पे सेंटर, और इस बॉटम वाले एज का सेंटर आपने मिला दिया। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब जो ये Na पॉजिटिव होगा और कौन सा आयन होगा? Cl नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे Na पॉजिटिव को क्या कर रहा हूँ? लोकेट कर रहा हूँ। तो ये मतलब हो गया Na पॉजिटिव, ये वाला जो रेड से है। तो कहाँ कहाँ पे वो Na पॉजिटिव ऑक्यूपाई करेगा उसको आप ध्यान से देखिए। Na पॉजिटिव यहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक है, Na पॉजिटिव आपका यहाँ भी मिलेगा, इस एज के सेंटर में भी।
Na पॉजिटिव यहाँ भी मिला आपको, Na पॉजिटिव इस एज के सेंटर में भी मिलेगा, उस एज के सेंटर में भी मिलेगा, इस एज के सेंटर में भी मिलेगा। Na पॉजिटिव आपको यहाँ भी मिल रहा है, Na पॉजिटिव आपको यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी आपका Na पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपका कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपके मैंने क्या कर दिया है, Na पॉजिटिव आयंस को लोकेट कर दिया है उसके क्रिस्टल में। अब मैं दूसरे आयन को, जो कि क्या है Cl नेगेटिव आयन विच इज अ एनायन, उसको आप लोकेट कर रहा हूँ। अब उसको मैं लोकेट करूंगा, उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। Na पॉजिटिव का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए तो Cl नेगेटिव को भी मैं लोकेट कर रहा हूँ। देखिए वो इस कॉर्नर में लाई करेगा, इस कॉर्नर में लाई करेगा, ये फेस के सेंटर में भी लाई करेगा। देखो ये लेफ्ट साइड का फेस है ना, उसके सेंटर में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं इस तरीके का। इस कॉर्नर में भी लाई करेगा, 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 इस कॉर्नर में भी लाई करेगा। अच्छा, फेस के सेंटर में भी लाई करेगा। देखो टॉप का फेस दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंटर में लाई करेगा। अच्छा, यहाँ का भी फेस आपको दिख रहा होगा राइट साइड का, उसका सेंटर ये है। अच्छा, ये बॉटम दिख रहा होगा, उसका सेंटर, वहां पे भी NaCl नेगेटिव लाई करेगा, उसका एनायन। अच्छा, और कहाँ पे सेंटर बचा? अच्छा, ये देखो आपका फ्रंट का हो गया, वहां पे भी आपका सेंटर पे Cl नेगेटिव लाई करेगा। अच्छा, ये फ्रंट हो गया, तो रेयर वाला होगा, बैक साइड वाला जो फेस होगा, उसका सेंटर ये है, तो वहां पे भी आपका लाई करेगा। तो टोटल कितने होते हैं आपके कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स होते हैं। और टोटल कितने फेस के सेंटर होते हैं? 6, तो टोटल 14 होने चाहिए ये। तो अभी 14 नहीं हुए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि एक और बचा है। देखो यहाँ कॉर्नर है, एक कॉर्नर हमारा ये वाला छूट रखा, जो इसके जस्ट वर्टिकली नीचे होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लोकेट कर लिया है, हमने आपका सारे के सारे Cl नेगेटिव आयंस को लोकेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो NaCl बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है आयनिक कंपाउंड का। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, क्रिस्टल बनाया है एक सोडियम क्लोराइड का, और इसको सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या हो गया NaCl, और इसको बोलते हैं रॉक साल्ट। NaCl को क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट। तो ये स्ट्रक्चर का नाम, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज अ रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ओके बताइए NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक चीज मैं लिखना चाहता हूँ, जो Cl नेगेटिव होता है वो कौन कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है। आप देखोगे जो Cl नेगेटिव ब्लू में आपको दिख रहा है, वो आपका क्रिस्टल का कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड वो फेसेस जितने भी साइड्स हैं उनके सेंटर, या फिर साइड्स को क्या बोलते हैं, फेसेस, वो फेसेस के सेंटर को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं बात करूं आपका Na पॉजिटिव की, अब ये क्या कर रहा है Na पॉजिटिव, तो आप देखोगे Na पॉजिटिव जितने भी आपके एजेस हैं, ये क्या है एजेस, एजेस को तो क्या कर रहा है, एजेस के सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एजेस के सेंटर। अब आपको पता है कितने एजेस होते हैं एक क्यूब में, तो आपको, आप अगर देखोगे अपने रूम में तो आपको 12 एजेस मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 12 सेंटर्स होंगे एजेस के, तो इसका मतलब वहां पे आपका Na पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा वो पोजीशन, और इस तरीके से आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, सो दिस इज रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन आयनिक सॉलिड्स, हम आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे, और ये ध्यान रखिएगा जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड्स आपके सॉलिड, मतलब आयनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो इन आयनिक सॉलिड्स आपका जो सम होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट मे बी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, बट
अगर आयनिक सॉलिड में इन दोनों का सम पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होने वाला है वो देखिए। अगर सम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो तो आपको पता है नेगेटिव होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बहुत कम हो गई या फिर बहुत ज़्यादा हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम है, ठीक है, आयनिक सॉलिड में, तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब तो ये आयनिक सॉलिड आपका स्टेबल ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो एनर्जी है एंथैल्पी वो कितना आना, वो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स स्टेबलाइज्ड। मतलब मैंने अभी अभी आपको बोला अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्टेबलाइज मतलब स्टेबल ही नहीं होगा, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट्स स्टेबलाइज्ड, वो स्टेबल हो जाता है, वो बनता है। क्यों बनता है स्टेबलाइज्ड, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द एनर्जी, अभी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिलीज्ड इन द, अब एनर्जी कहाँ रिलीज होती है, इन द फॉर्मेशन, जब आपका क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो जब आपका क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि इस पॉजिटिव को भी क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है, और पूरा का पूरा होल क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाती है एनर्जी किसकी, आयनिक सॉलिड की। और इस तरीके से क्योंकि लेस एनर्जी होगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड आपका फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर Na पॉजिटिव फॉर्मेशन, अगर मैं इसकी बात करूं कि Na से आपका Na पॉजिटिव बन रहा है, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है 495.8 किलो जूल पर मोल। देखिए पॉजिटिव में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो किसके साथ हो रहा है, Cl के साथ, तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी कितनी है, Cl नेगेटिव, और ये है डेल्टा EgH, इसकी वैल्यू है -348.7 किलो जूल पर मोल। अब देखिए ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है। अब अगर आप इन एनर्जीज को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो इनका सम क्या निकलेगा, इनका सम आएगा दैट इज 147.1 किलो जूल पर मोल। और ये कैसा आएगा, जब आप सम करोगे कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो सम कितना आ रहा है, पॉजिटिव में, इन एनर्जीज का सम पॉजिटिव में। और आपको पता है ये कंपाउंड का एनर्जीज का सम है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब इसको बनना नहीं चाहिए, ठीक है, इस कंपाउंड को NaCl को। लेकिन होता क्या है, आपका ये कंपाउंड बनता है, तो क्यों बनता है वो देखिए, यहाँ पे वैल्यू है पॉजिटिव में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, लैटिस फॉर्मेशन। तो अभी अभी जो मैंने पीछे बनाया था उतना बड़ा वो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, वो क्या है, वो आपका क्रिस्टल लैटिस है ऑफ NaCl। जब उस क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl, उसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो कितनी होती है, -788 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब जब वो क्रिस्टल लैटिस बनता है तो आपकी इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और उससे पहले जो आपने सम निकाला था वो पॉजिटिव 147 आ रहा था। इसका मतलब उस पॉजिटिव वाली वैल्यू को ये वैल्यू क्या कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है, कंपनसेट करके पूरा का पूरा कंपाउंड की एंथैल्पी को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। देयरफॉर आपका क्या है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द प्रोसेसेस is more than the energy absorbed। और ये बहुत बढ़िया चीज है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो एंथैल्पी नेगेटिव में होगी, एंथैल्पी नेगेटिव में होगी तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए
नाउ अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी। अगर क्वांटिटी वाइज नहीं बता रहे हो तो क्वालिटेटिव वाइज आप डिस्कस कर सकते हैं किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में। अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is given by its enthalpy of lattice formation। तो स्टेबिलिटी के बारे में, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में कौन आपको बता सकता है, वो बता सकता है एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, ठीक है। एंड नॉट सिंपली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट सिंपली बाय अचीविंग octet of electrons around the ionic species in gaseous state, ठीक है। अब देखिए, अभी तक आप स्टेबिलिटी के बारे में कैसे डिस्कस कर रहे थे, आप वहां पे क्या देख रहे थे, आप ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा देख रहे थे। अगर ऑक्टेट अचीव कर लिया है तो आप क्या कहते थे कि आपकी जो कंपाउंड है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी के बारे में इस तरीके से बात करते थे। लेकिन अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स में, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स में कैसे फॉर्म करा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्टेट आपका क्या हो गया था, अचीव हो गया था, यहाँ भी ऑक्टेट अचीव हो गया था। फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पास आते हैं और आपका बॉन्ड बन जाता है। और ये बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्टेट आपके अचीव हो चुके हैं दोनों में, ठीक है। लेकिन ये आपका एक्सप्लेन करने में ये जो ऑक्टेट प्रिंसिपल है वो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में क्या है, अनेबल है। क्योंकि यहाँ पे अभी अभी आपने देखा ऊपर क्या था, जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा था, पॉजिटिव 147। तो वो चीज़ तो कहती है कि आपका ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो स्टेबल होता है। तो कहाँ से पता चला ये सब चीज़ें, आपने क्या देखा, आपने एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन देखा। और वही चीज़ से आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि कोई भी आयनिक कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। जस्ट यही नहीं, आपको देखना है कि ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये लैटिस एनर्जी जो है, दिस लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, दिस प्लेज अ की रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसको ध्यान रखिएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो जब भी आयनिक कंपाउंड्स की बात होगी, आप क्या बात करोगे, आप देखोगे क्या चीज, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब जो आपके क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कोई मॉलिक्यूल तो बनता नहीं है, ठीक है। उसमें आपके ये दो आयंस क्या होते हैं, पास आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो ये आपका लैटिस फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप वाटर की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल क्या है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये कोई लैटिस फॉर्म नहीं करते हैं। लैटिस कौन फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आपके इस तरीके से लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब जो आपका लैटिस एंथैल्पी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये हमेशा देखना होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। चलिए, अब हम बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है तो इसके बारे में डिस्कस करना भी बनता है। नाउ लैटिस एंथैल्पी होती क्या है, इट इज डिफाइंड, किसके लिए डिफाइंड होगी, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड के लिए। So it is defined as the energy required, कितनी एनर्जी की जरूरत है टू कंप्लीटली
सेपरेट, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टू सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट करना है 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड into gaseous constituent ions. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए. इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक की बात नहीं करेंगे आप, 1 मोल की बात करेंगे, यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड. 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को अगर आप सेपरेट कर रहे हो किसमें, गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस में, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. ठीक है, चल अब आपको ये पता है लैटिस बनता कैसे है. गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से आपका सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनता है, तो उसमें इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जितनी एनर्जी आपको सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट करने में रिक्वायर होगी या चाहिए होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखेंगे हम कि लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलो जूल पर मोल. अब यहाँ पे मैंने देखो पॉजिटिव लगा रखा है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आयनिक कंपाउंड को जो कि सॉलिड है उसको गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है. इसीलिए हमें एनर्जी को यहाँ देना पड़ेगा. तो लैटिस एंथैल्पी कितना है, Na. लेकिन जब आपका क्या होगा, लैटिस फॉर्म होगा, यहाँ तो ब्रेक कर रहे हैं है ना, वहां पे लैटिस फॉर्म होगा तो वहां पे एनर्जी इतनी ही रिलीज होगी. ठीक है, चलिए ठीक है. नाउ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल of solid NaCl into 1 mole of Na positive gaseous state and 1 mole of Cl negative gaseous फॉर्म में. 2n सेपरेट करना है, 2n कितने डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक. इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है आपको इन्फिनिटी तक जाना है. इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उनको इतनी दूर तक आप सेपरेट कर दो कि वापस वो फिर एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते. तो मतलब एक दूसरे के इन्फ्लुएंशियल डोमेन से वो बहुत दूर जा चुके हैं या क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स. सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की. बॉन्ड लेंथ. नाउ व्हाट इज दिस बॉन्ड लेंथ? इट इज डिफाइंड एज okay, excuse me. Okay, it is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. तो यहां से आप क्या कह सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. ठीक है, अब ये ऐसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जहां पे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत ही क्या होती है, मिनिमम होती है. ठीक है, जैसे आपका ये हाइड्रोजन है,
और ये आपका क्या है, लेट्स से क्लोरीन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पाओगे कि ये यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर इस सेंटर तक की या न्यूक्लियाई के बीच की जो दूर डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक लिमिट है जहां तक आपका क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई पास पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर और ज्यादा पास लाओगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, देखो यहाँ पे ये इसका क्या है, न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियाई है। अब देख रहे हो आप यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन भी तो हो रहा है। तो एक ऐसी लिमिट आएगी जहाँ पे एनर्जी, क्योंकि पास जाओगे तो क्या होगा, एनर्जी कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियाई इतने करीब आ जाएंगे कि उसके बाद उनमें रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा, और वो रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर सकता है, डोमिनेट करेगा, और उस दौरान आपकी फिर एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम इसलिए बॉन्ड लेंथ किस स्टेट में निकालते हैं, जब इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। उस दौरान हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं उसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, और ये डिस्टेंस होती है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं ये बॉन्ड लेंथ, सो दिस इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक टेक्निक है, इससे भी मेजर कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन, इससे भी मेजर कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच का लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, अब ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? सो दिस कोवेलेंट रेडियस इज अ रेडियस which is measured approximately as the radius of an atom's core, which is in, अभी important है, which is in contact with the, which is in contact, अब एक एटम का कोर जो होगा which is in contact with the core of an adjacent atom। ठीक है, इन अ कौन सी वाली सिचुएशन, बॉन्डेड सिचुएशन, जहां पे बॉन्ड आपका फॉर्म हो रखा है। चलिए, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? इट इज मेजर्ड, कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation। चलिए, अब यहाँ पे लेट से आपका ये एक एटम है और ये आपका क्या है, दूसरा एटम है, और इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पे एटम और ये दूसरा एटम है, अब यहाँ पे इसका क्या होगा, वैलेंस सेल को अगर आप छोड़ देंगे तो उसके अंदर जो भी चीज है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोला जाता है कोर।
न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स को कोर बोला जाता है, एक्सक्लूडिंग, इसको एक्सक्लूड कर रहे हो आप वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने एक कोर बनाया एक एटम का, और यहाँ पे मैंने एक और कोर बनाया है दूसरे एटम का, ठीक है। अब ये कोर क्या होंगे, एक दूसरे के हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। अब इस कांटेक्ट में रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा, इस एटम के का क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस, और यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा इस एटम बी का कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ओके, चलिए तो ये आपके क्या है, दिस इज कोर एंड दिस इज ऑल्सो द कोर। एक्चुअल में देखा जाए तो मॉलिक्यूल होता कैसा है, कुछ इस तरीके से होता है। मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो रहा है, एक एटम, और इस तरीके से शेयरिंग हुई तो दूसरा एटम आपका आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की बात करी थी, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब उसके बाद और ज़्यादा क्लोज हम नहीं ले जा सकते हैं। तो अब वो सिचुएशन को कैसे बोला गया, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे आप देखिए इसका एक कोर होगा, और जो ये वाला एटम है इसका भी एक क्या होगा, कोर होगा। क्योंकि शेयरिंग किसकी होगी, शेयरिंग तो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होगी, लेकिन जो ये कोर है ये किसका बना होता है, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स का, इस एटम का, और इस एटम के लिए न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स का ये कोर हो गया। अब ये कोर आपको हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, अब इससे ज्यादा नजदीक ये एटम्स नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर मेरे को इस मॉलिक्यूल की जो क्या है, लेट्स से ए बी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का अगर मेरे को बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट विल बी आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इसका कोवेलेंट रेडियस, और ये हो जाएगा इसका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। जहां कोर कोर आपस में टच हो रहे हैं तो वहीं से आप क्या निकाल सकते हो, कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे R क्या हो गया आपका, दिस बिकम्स योर बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल के लिए, और आर ए आर बी क्या हो जाएगा, ये आपका कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ए एंड बी के लिए। तो इनका सम जो होता है उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट वान डेर वाल्स रेडियस की, ठीक है, वान डेर वाल्स रेडियस। अब ये भी एक रेडियस होता है, एंड दिस represents the overall size of the एटम। अब ये एटम का ओवरऑल साइज हमें बताएगा, ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड्स, अब ये क्या इंक्लूड कर रहा है, इट्स वैलेंस सेल। अभी थोड़ी देर पहले पीछे हमने क्या करा था, वैलेंस सेल को एक्सक्लूड कर दिया था। सो हियर दिस इंक्लूड्स वैलेंस सेल इन अ नॉन बॉन्डेड, अब ये देखो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ है। तो वान डेर वाल्स रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ओवरऑल साइज ऑफ द एटम बताता है विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस सेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से होंगे और शेयरिंग होगी, और कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे इसका जो कोर है और जो इसका कोर है वो आपस में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपकी बॉन्डिंग हुई है, लेकिन अगर यही जो मॉलिक्यूल है
या एटम है वो अपने दूसरे सेम मॉलिक्यूल या एटम के साथ क्या है, टच में, कांटेक्ट में, तो वो कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा होगा, इस मॉलिक्यूल में भी आपका इसी तरीके की सिचुएशन होगी। यहाँ पे ये इसका कोर हो गया और ये इसका कोर हो गया, दूसरे एटम का कोर हो गया। और कोर मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक जो मॉलिक्यूल है और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि कोर आपस में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपस में जस्ट टच कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनका जो है सेंटर लेता हूँ और अगर मैं इनका सेंटर लेता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, आई विल कॉल इट वांडर वॉल्स रेडियस या फिर रेडियाई। ठीक है, तो वंडरवॉल रेडियाई हमेशा कोवैलेंट रेडियाई से क्या होगा, बड़ा होगा। गॉट इट? ठीक है, तो अब अगर मेरे को आपका क्या निकालना है, रेडियस ऑफ वंडरवॉल। ठीक है, तो वंडरवॉल रेडियस अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों जस्ट टच कर रहे हैं, तो ये इस सेंटर से लेकर इस सेंटर की डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इसका हाफ कर दूंगा। अगर मैंने इसका हाफ कर दिया तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वंडरवॉल रेडियस आ जाएगा, किसका, मॉलिक्यूल का, या फिर कोई अगर जैसे नोबल गैस का एटम है उसका आपका बन सकता है। तो लेट्स से अगर ये 360 पिकोमीटर है ये लेंथ, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, वो हो जाएगी जस्ट हाफ 180 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वंडरवॉल रेडियस कैसे निकाला जाता है। जस्ट आप मॉलिक्यूल्स को टच करिए, उससे आपका यहाँ से लेकर वहां तक, सॉरी ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लेंथ है उसका हाफ करोगे तो वंडरवॉल रेडियाई आपका निकलेगा। ठीक है, सॉरी ये पूरा मैंने इसको लिख दिया वंडरवॉल रेडियाई, ये नहीं होगा वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है, दिस इज सर्टेन लेंथ। चलिए, तो वंडरवॉल रेडियाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वंडरवॉल्स WAALS रेडियाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं वंडरवॉल रेडियाई। अच्छा, कोवैलेंट आप कैसे डिटरमाइन करोगे, आपको ये पता है यहां से लेकर आपको यहां तक की क्या दे रखी है, डिस्टेंस आपको मेजर हो चुकी है, और वो कितनी है, 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक जहां पे कांटेक्ट में है कोर, यहां से यहां तक इस एटम का क्या निकल जाएगा, कोवैलेंट रेडियस, और यहां से लेकर यहां तक इस एटम का कोवैलेंट रेडियस आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से ये मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करी, दोनों एटम बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों के कोर का साइज भी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर लेट्स से मेरे को क्लोरीन मॉलिक्यूल दिया है तो इसका मतलब दोनों एटम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों एटम, क्लोरीन एटम का जो कोर है उसका साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जैसे मेरे को लेट्स से मेरे को इसका क्या पता है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना पता है, लेट्स से दिस इज 198 पिकोमीटर। क्लोरीन एटम की मेरे को दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस पता है, तो अब मेरे से बोला गया है कि कोवैलेंट रेडियस आप फाइंड आउट करो। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं ये रेडियस जो आई है मेरी ये डिस्टेंस, उसको जस्ट मैं आधा कर दूंगा, आधा कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा मेरा आ जाएगा, ये 198 पिकोमीटर है, ये मेरा आ जाएगा 99 पिकोमीटर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कोवैलेंट रेडियाई या फिर रेडियस। तो क्लोरीन का हो या ऑक्सीजन का हो, उसमें आप ऑक्सीजन का या क्लोरीन का एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस निकालना है तो इस तरीके से हम निकालते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए, और एक चीज यहाँ पे ये देखिएगा, कोवैलेंट रेडियस जो होता है वो
जो ये वॉन्डर वॉल रेडियस होता है उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि वॉन्डर वॉल रेडियस जो है उसमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल को भी इंक्लूड कर रहे हो। कोवैलेंट में आप सिर्फ कोर को क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, वैलेंस शेल को एक्सक्लूड कर रहे हो। इसलिए कोवैलेंट रेडियस हमेशा वॉन्डर वॉल रेडियस से छोटा होगा। चलिए, तो ये पहली चीज हमने डिस्कस करी बॉन्ड पैरामीटर में, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड, विच इज बॉन्ड एंगल। चलिए, अब बॉन्ड एंगल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एंगल, ये वो एंगल होता है बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी जस्ट आप ये देख लीजिए, समझोगे अभी बाद में इसी चैप्टर में। ये एंगल होता है बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल या फिर कोई कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखोगे, सेंट्रल एटम के अराउंड जो आपका ऑर्बिटल्स है विच इज कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो उन ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना है उसी को आप बोलोगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो जस्ट एक दो लेक्चर के बाद वो मैं पढ़ाऊंगा ऑर्बिटल्स वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो उसमें आप ये सब देखोगे। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये वाटर है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और ये आपका क्या होता है, इसका एक ऑर्बिटल होता है, इसका ऑर्बिटल होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक ऑर्बिटल्स हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, इनके बीच में जो एंगल होता है उसी को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इन द केस ऑफ वाटर इसकी वैल्यू 104.5 डिग्री होती है। ठीक है, चलिए, नाउ दिस बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। यहाँ पे देख रहे हो आप, डिग्री में हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एंड इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो इसका मतलब है आप बॉन्ड एंगल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अच्छा अब एक चीज है, अब ये एक्सपेरिमेंटली तो आप डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपको एंगल पता चल जा रहा है, एंगल पता चल जा रहा है, और आपने ये भी बोला है कि ये ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल बताता है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली भी आप एंगल निकाल दे रहे हो, तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स का क्या देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है अराउंड द सेंट्रल एटम। तो आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, और क्या ऐड कर सकते हो कि it gives some idea regarding distribution of orbitals। orbitals का आखिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अराउंड, हाँ बोलिए, सेंट्रल एटम। अच्छा ये चीज अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये आगे आने वाला है, वहां पे अभी हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, जब वो ऑर्बिटल्स आप देखोगे बनते हुए, फिर उसके बाद आप उनका क्या देखोगे, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन वगैरह देखोगे। ठीक है, आखिर वो ओरिएंटेशन ऐसा क्यों आ रहा है, उनके बीच में एंगल क्यों बन रहा है, वो सारी चीजें आप लेटर ऑन देखने वाले हो। तो जस्ट आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एंगल आपको पता है तो आपको ओरिएंटेशन पता चल जाएगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा ऑर्बिटल्स का अराउंड सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन बताने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो इससे, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिटरमाइन shapes, we can determine shape of the
मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे को 105 डिग्री 4.5 डिग्री पता चल चुका था ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों बॉन्ड के बीच में। तो यहाँ से मेरे को इसका शेप पता चल गया। इसका शेप कैसा है? इसका शेप लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो कितना एंगल आता? 180 डिग्री आता, है ना। इसका मतलब इसका शेप कैसा है? एंगुलर है। कैसा है शेप? एंगुलर है, नॉट लीनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी टॉपिक है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है उसके बारे में हम ऐसा करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? यानी कि बॉन्ड को आप जब क्या करोगे? ब्रेक करोगे। सो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट of energy which is required to break 1 mole of bonds, to break 1 mole of bonds of a particular type, ठीक है, between 2 atoms in a gaseous state। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हम गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड की बात हम नहीं करेंगे, 2 एटम्स के बीच में क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। वैसे ही बॉन्ड कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। तो उतने सारे या 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी बॉन्ड एंथैल्पी की, तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी किलो जूल, क्योंकि एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन हम लिखेंगे पर मोल। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक मोल के लिए आपकी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ब्रेकिंग के लिए, वो ये डिनोट करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल HH, अब ये आपका एक बॉन्ड है हाइड्रोजन का। HH बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब ये कितनी होती है? ये होती है 435.8 किलो जूल पर मोल। ये HH बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो इतनी एनर्जी देनी है। मोल लिखा है यहाँ पे, मोल का मतलब है कि एक मोल ऐसे ही बॉन्ड होंगे HH के। ठीक है, चलिए तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे? H2 आपका क्या है? गैस है, और आपने इसको डिसोसिएट कर दिया बिटवीन, मतलब इनटू 2 एटम्स। H किस स्टेट में? गैस, और दूसरा भी गैस स्टेट में। तो डेल्टा AH नॉट, इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हो बॉन्ड एंथैल्पी को। और वो कितना है? 435.8 किलो जूल। अब यहाँ पे कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है 1 मोल, यहाँ पे ऐसा लग रहा है 1 मॉलिक्यूल 1 एटम 1 एटम, लेकिन ये आपका क्या है? 1 मोल भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और मैं अगर मोल नहीं पता चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी यूनिट पर मोल लिखा है, यानी कि एक मोल के लिए इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे ऑक्सीजन होता है, O डबल बॉन्ड O होता है। अब ये आपके 2 ऑक्सीजन एटम्स में क्या होगा? ब्रेक होगा। इसके लिए आपकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है? 498 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना कंपेयर टू हाइड्रोजन के बॉन्ड को, HH बॉन्ड को ब्रेक करना, इसमें ज़्यादा टफ है। ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ N2। N2 आपको पता है कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसको मैंने क्या करा? ब्रेक कर दिया एटम्स में, तो 2 एटम बनेंगे एक मॉलिक्यूल से, और इसमें डेल्टा AH नॉट की वैल्यू 946.0 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या है?
रिक्वायरमेंट है। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हम ये कह रहे हैं कि अगर लार्जर होगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब कुछ मैं वैल्यूज लिख रहा हूं जो कि आपकी क्या होंगी, बॉन्ड लेंथ्स हैं। जैसे अगर मैंने बॉन्ड टाइप यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बॉन्ड टाइप में अगर मैंने OH लिखा है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो मैं लिख रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ, तो वो उसकी वैल्यू है 96। तो ये कुछ ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये कितना आता है 107, ये बॉन्ड लेंथ किस में है, पिकोमीटर में है। ठीक है, NO की कितनी होती है 136, इन दोनों को थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और NO का इतना होता है, CO का बॉन्ड टाइप ऐसा है, CO सिंगल बॉन्ड, उसके लिए होता है 143, CN के लिए कितनी होती है 143। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C के लिए होती है 154, C डबल बॉन्ड O के लिए कितना होता है 121 होता है, तो एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी और भी वैल्यूज होती हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ओके, हाँ बाकी कल कंटिन्यू, ओके।